लवली बच्चा लोग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया, एकदम चंगे एंड फर्स्ट क्लास हो। आपकी अनुभा मैम आपके सामने है एंड आई रियली वेलकम यू इन दिस न्यू सेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव। और आपको पता है ये स्प्रिंट टाइम है एंड 9th क्लास स्टूडेंट्स, स्प्रिंट 9th इज देयर फॉर यू। आई होप यू आर रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड और आप सारी की सारी वीडियोस ऑफ अनुभा मैम एंड बाकी टीचर्स के वीडियो भी इक्वली फॉलो कर रहे हो। तो आज आपकी अनुभा मैम जो कि केमिस्ट्री मास्टर टीचर है, व्हाट एम आई गोइंग टू टीच यू, चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है जो इससे पहले वाला चैप्टर था इस मैटर अराउंड अस प्योर, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है विद 2 वीडियोस। आई होप आपने दोनों देखी हो। अगर कोई भी डाउट है, इफ यू कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप इस सेशन के बाद जरूर प्लेलिस्ट चेक करना वेदांतु चैनल पे जाके। कम्युनिटी पेज, प्लेलिस्ट, ऐसी सारी लिस्ट होती है और वहां से सारा स्प्रिंट आप इस साल का फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सेशन नंबर 1 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बेसिकली आज हम करेंगे क्या, जो फर्स्ट हाफ चैप्टर है वो आज करेंगे। बाकी का लाइक वी आर हैविंग अ शेड्यूल इन सच अ वे दैट आफ्टर 2 days साइंस का वीडियो विल कम ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री का वीडियो भी आएगा, मैं प्रॉपर आपको सारा शेड्यूल दिखाऊंगी। तो आज पढ़ेंगे एटम के बारे में, ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपके सिलेबस में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ये हम सब बहुत ऑब्जर्व करके जितने भी पेपर्स आते हैं उसके बेस पे बनाते हैं। तो प्लीज आखिर तक रुकना एंड मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग प्रॉपर्ली। ओके, रिविजन की तरह आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो। या स्टूडेंट्स, गिव मी अ क्विक हाई फाइव। और ये स्प्रिंट 9th का आपके पास पूरा शेड्यूल है फिजिक्स मास्टर टीचर अभिषेक सर का, जो 14 जैन से 26, जैसा मैंने बोला हर 2 दिन बाद सेशन होता है ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ साइंस। आपकी अनुभा मैम सेशन ले रही है फ्रॉम 15th जैन टू 27th जैन, हर 2 दिन बाद। तो आज हम कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऑल राइट, तो ये है स्केड्यूल आपके सामने। फिर आएगा अगला सेशन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 23 को, उसके बाद 25 एंड 27 को। ऑल राइट, बिल्कुल मिस मत करना। गोपाल सर मैथ्स पढ़ाते हैं आपको, और आपको पता है मैथ्स का स्केड्यूल इज नॉट लाइक 1 और 2 वाला चैप्टर, बहुत सारा है। तो सर 14 से लेके 3rd Feb तक रोज क्लास लेने वाले हैं ऑलमोस्ट। बायोलॉजी का स्केड्यूल अमृतसर का जो 17, 24, 31 को लेंगे। और एसएसटी आपको अंकिना मैम पढ़ाती है, जो कि अगेन सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो 14 to 3rd Feb अंकिना मैम आपका 7 PM पे सेशन लेगी। और इंग्लिश बाय श्वेता मैम फ्रॉम 14 to 27 to 3rd Feb रोज ऑलमोस्ट आपका सेशन होगा। प्लीज ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आपके पास सारा स्प्रिंट 9th का स्केड्यूल होगा। आप कोई भी सेशन मिस मत करो, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब इफ यू कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये जरूरी क्यों है, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, ताकि आप प्रॉपरली मेक श्योर कर सको दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ एंड रिवाइजिंग एवरीथिंग प्रॉपरली। या एंड मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग गुड मार्क्स। एंड शेयर करोगे तो सारे फ्रेंड्स को भी पता चलेगा, दे विल बी एबल टू रिवाइज प्रॉपर्ली। ऐसा मत सोचना कि मैम हम सिर्फ अपना भला करेंगे, बाकी का नहीं। Okay, let's make this platform a very big hit. And these are some of the students who answered in my last sprint 9 session very quickly. और ये कुछ नाम हमारे सामने है जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया। So guys, you all deserve so many claps. Aryan Shinde, very good work. Atharva, you are a regular student of my classes. So proud to see you. Ayush as well. Hey Manmeet, that is great. That is great. Aryan, Raghav, and Ananya. Ananya, I always see her messages as well. So good to have you, Ananya. Ayush Raj, same to you. Ayush, Tanu, Muskan. I'm so happy, students, to have you all, and you all did a great job. So do not forget to submit your homework till the like in the end, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो मैम will definitely make sure that you will come with your name on the screen in that way. ठीक है, तो एक बहुत पॉजिटिव से कोट के साथ शुरुआत करते हैं विद से सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। एंड आई थिंक यू बिलीव इन द सेम थिंग कि सक्सेस ऐसा नहीं होता कि जब आप लोगों को देखते हो वो एक दिन में कोई सक्सेसफुल हो जाता है, 5 दिन में कोई सक्सेसफुल हो जाता है। पीपल रीच टू दैट हाइट क्योंकि वो हर दिन अपने गोल को नहीं भूलते हैं और हर दिन उसको अच्छा करने के लिए, उसको कॉन्कर करने के लिए मेहनत करते हैं। तो जब आप हर दिन थोड़े थोड़े एफर्ट्स करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्स ऑफ दिस एंड बोर्ड्स एंड ऑल आगे की क्लास में। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइफ लेसन दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू माय बच्चा लोग। तो सक्सेस से कभी नहीं डरने का,
और ये मत सोचना हफ्ते में एक दिन हमने कुछ अपने ड्रीम्स के लिए कर लिया, दैट विल बी अ बिग थिंग। कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। यस, एंड कभी हार नहीं माननी है, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना कि नाम हम कभी हार नहीं मानेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट विच इज यूज्ड एज द रेफरेंस फॉर एटॉमिक मास करंटली। तो आपको पता है, अगर मैं पहले की टाइम की बात करूं तो रेफरेंस वाज नॉट समथिंग दैट वाज द वन दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ। पहले हम हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को लेके चलते थे, बट देन साइंटिस्ट वर हैविंग देयर ओन इश्यूज। हाइड्रोजन सबके साथ कंपैटिबल और रिएक्टिव नहीं था, ऑक्सीजन के दोनों आइसोटोप में फिजिसिस्ट और केमिस्ट में लड़ाई थी कि O16 और या O18 को प्रेफर करें। आइसोटोप आपको पता है, सेम एलिमेंट डिफरेंट मास। देन एवरीवन like IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, a union that told कि कार्बन को रेफरेंस मानो in what form? C12। कार्बन का ये वाला जो आइसोटोप है having a mass of 12 unit, that was taken as a consideration। और क्या बोला गया कि रेफरेंस मानने का मतलब है हम इसके कुछ यूनिट मास से कंपेयर करेंगे द मास ऑफ अदर एटम्स। कि उसने बोला सपोज दिस इज माय कार्बन 12 एटम, इसके मैं 12 पार्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ व्हाटसोएवर, उसका एक जो टुकड़ा होगा 1/12 पार्ट बन जाएगा। जैसे कि वाटरमेलन आप घर में लाए हो एंड देयर आर 12 मेंबर्स, तो मॉम क्या करेगी, उसके 12 पीसेस करेगी एंड हर एक पीस सबको देगी। तो वो हर एक पीस क्या कहलाएगा बच्चा लोग? 1/12 पार्ट ऑफ द इंटायर वाटरमेलन। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि 1/12 part of that C12 atom was taken as a reference, जिससे कि बाकी के सब्सटेंस, बाकी के एलिमेंट का एटॉमिक मास भी मेजर किया गया रिलेटिवली। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं अपने भाई से 1 फीट स्मॉलर हूँ इन दैट सेंस, तो मैंने कंपेयर किया अपने आप को अपने ब्रदर से कि मैं उससे इतनी छोटी हूँ, राइट? मैं अपने भाई से इतनी पतली हूँ इन दैट सेंस मैंने उससे कंपेयर किया है। तो हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे मास को अंडरस्टैंड करने में भी, क्योंकि एटम का मास इज वेरी स्मॉल और सारे एटम के मास को आप अगर ऐसे याद करने लगे फिर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, एंड वी डोंट वांट दैट, साइंटिस्ट डोंट वांट दैट। तो उन्होंने बोला इसको रेफरेंस मानो, इस वाले एटम को, कार्बन 12 के सबके मास को कंपेयर करो उससे, और जो वो रिलेटिव मास आए कि उसके कंपैरिजन में दूसरे एटम का मास कितना है वो याद करो। सिंपल होल नंबर यूनिट आएगा, इजी टू रिमेम्बर। ओके, सो दैट वाज माय थ्योरी। बहुत अच्छे से याद कर लेना इस बात को, कार्बन आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। स्प्रिंट टाइम है, मतलब जल्दी करने की कोशिश करेंगे विद नॉट लूजिंग द पर्सपेक्टिव, कि आप इंपॉर्टेंट जो लाइन है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको लिखना मिस नहीं करोगे। क्वेश्चन है, डिफाइन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट आ जाए या डेफिनेट प्रोपोर्शन आ जाए, घबराने का बिल्कुल नहीं है, एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट्स? और कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, व्हाट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट। जब भी आपको कोई कंपाउंड बनाना होता है इन अ कंपाउंड, या तो आप बनाते हो या नेचर आपको बना के देती है, इन दैट कंपाउंड द एलिमेंट्स दैट आर गोइंग टू ऐड, they always going to add in a constant proportion, definite proportion और fixed proportion by their mass। मतलब क्या है, अगर मुझे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करना है टू गिव अ न्यू सब्सटेंस, अगर मैं इस मास रेशियो में कंबाइन करूंगी 1:8 मास रेशियो, तब मुझे हमेशा क्या मिलेगा? पानी। I'll always get water, H2O जो फॉर्मूला है। कैसे? H2O, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1U, वो 1U क्या है? यूनिफाइड मास, यूनिट मास, जो किससे कंपेयर करके आया? मेरे कार्बन 12 के वो 1/12 पार्ट ऑफ मास से। ठीक है, तो 2 का हो गया 2U, एक ऑक्सीजन एटम का है 16U। अब 16U का क्या मतलब है कि मैंने 1 यूनिट माना था, वो 1/12 पार्ट ऑफ अ C12 एटम, उस मास को मैंने 1 यूनिट मान लिया, उससे कंपेयर किया, तो अगर ऑक्सीजन का मास 16U आ रहा है, मतलब इसका मास 16 टाइम्स है of that 1/12 of the mass of a C12 atom। बस इतना मतलब है, ठीक है? ये 16 टाइम्स हेवियर है, ये समझ लो। या तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, यू से यू कैंसिल, क्योंकि रेशियो में यूनिट नहीं होती, एंड 2 ये 1 पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा। यानी कि वाटर तभी मिलता है जब वो सिंपल जो रेशियो है 1:8 ऑफ मास में ऐड होते हैं। तो प्लीज इसको मत मिस करना। आप इसका मल्टीपल भी सोच सकते हो, बट अगर वो मल्टीपल भी नहीं है तो आपका वाटर नहीं बनेगा, मे बी सम अदर सब्सटेंस इज गोइंग टू मेक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो वाटर कब मिलेगा? व्हेन कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय देयर मास इज गोइंग टू ऐड।
written, I mean here there is a entire solution कि आपको कौन से पॉइंट लिखने हैं और तो आप प्रॉपरली पीडीएफ डाउनलोड करके ये सब देख सकते हो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। और 1 मिनट से ज्यादा इसको लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल देना मत भूलना। यस, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 which states which postulates of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass and can definite the law of definite proportion. That's a very important question for exam. तो मिस नहीं करना और मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ, बिल्कुल अभी मुझे देखना है कि आप क्या बता सकते हो। मैम स्नीक पीक करती है आपके सेशन में। आई नो सेशंस आर प्रीमियर बट फॉर द बेस्ट थिंग कि आपका कोई भी सेशन डिले ना हो बिकॉज ऑफ एनी अनफोर्सिंग रीजन, ठीक है। तो मैम स्नीक पीक करके देखेगी व्हाट एग्जैक्टली यू आर आंसरिंग। या द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डॉल्टन ने क्या किया था, उस टाइम तक जो भी चीजें नोन थी उसको अपने एक पोस्टुलेट्स के फॉर्म में दे दिया था दैट इफ यू वांट टू नो अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये पढ़ लो ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में उसने ये बोला था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जितने एटम आपने स्टार्टिंग में लिए फाइनली जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो भी उतने ही एटम्स मिलेंगे बिकॉज एटम्स आर इनडिविजिबल। यू कैन नॉट क्रिएट, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। ये बात एकदम क्लियर है। दैट्स व्हाट द पोस्टुलेट दैट इज डिफाइनिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास कंजर्व रहता है, सेम रहता है। मास इज ड्यू टू एटम्स, एटम सेम रहेंगे तो मास भी सेम रहेगा। ऑल राइट, दूसरा है कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी मैंने बताया डेफिनेट का मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही, और उसका पोस्टुलेट के लिए उसने क्या बताया था? एटम आर गोइंग टू कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो and that too in a small whole number, then only you will get compound. Small whole number यानी कि multiple possible है but आप सबसे simple whole number में सबसे पहले उसको लिखते हो। Atom combine in the ratio of small whole number to form compounds, and while they make compounds the number and kind of atoms are constant, you can never change it. यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बात करूं, जब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा in this simple ratio then only you will get water. अगर आप इसको चेंज कर दोगे you might get some new substance. सेम विद कार्बन ऑक्सीजन, अगर आप इसको कंबाइन करते हो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन देन ओनली यू विल गेट CO2। अगर ये चेंज कर दोगे यू माइट गेट सम अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एटम इज गोइंग टू कंबाइन इन सम सिंपल होल नंबर रेशियो टू गिव यू अ कंपाउंड। दैट वाज टोल्ड बाय डॉल्टन। आई थिंक 1 to 2 मिनट में हो गया, तो इसको बहुत ज्यादा नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि यू आर मेजरिंग एंड राइटिंग कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और मैं इसको मिस नहीं करूंगा या करूंगी, उसको अंडरलाइन जरूर कर देना। टीचर विल बी लाइक कि हाँ इसको पता है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जब भी आप आंसर लिखो जो लगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन कर दो। जब क्वेश्चन पढ़ो मेक श्योर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको क्या डिफाइन करना है। कई बार हमें क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। क्वेश्चन डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट जो मैंने कर दिया था, हाउ इज इट लिंक्ड विद रिलेटिव एटॉमिक मास। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इतना प्यारा क्यों है? क्योंकि अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम स्प्रिंट 9th फॉलो कर रहे हैं, हम उमंग सीरीज कर रहे हैं, हम वन शॉट वीडियोस कर रहे हैं, VIP सीरीज कर रहे हैं इंग्लिश चैनल पे, तो वो भी जरूर देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ हो गया, ठीक है। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। तो एटॉमिक मास यूनिट वो यूनिट जो एटॉमिक मास के बारे में बताती है। पहले ये AMU से डिफाइन करते थे, नाउ वी राइट एज U ओनली, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड यूनिटी को जो डिफाइन कर रहा है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ अ C12 एटम। जो कार्बन का 12 मास वाला एटम लिया उसका 1/12 पार्ट इज एटॉमिक मास यूनिट। हाउ दैट्स रिलेटेड टू रिलेटिव एटॉमिक मास? इसको हम यूज करते हैं टू कंपेयर द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिससे कि मैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास डिफाइन कर पाऊं इन होल नंबर, जो कि इजी है याद करने को। तो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर कोई आपको बोले डिफाइन करो, बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है। क्या लिखोगे सबसे ऊपर? मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन सब्सटेंस। जो भी मेरा गिवन सब्सटेंस है उसका एक एटम का मास, जो भी वो ग्राम में दिया होगा, कॉम्प्लिकेटेड वन जिसको मुझे चेंज करना है सिंपल होल नंबर में। कैसे? बाय कंपेयरिंग इट टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम। आप कंपेयर करोगे
1/12 पार्ट ऑफ अ C12 एटम से, एंड देन यू विल गेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ मेरे सोडियम का मास है 23U, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि सोडियम का मास 23 टाइम्स heavier than that U that I have defined, unified mass that I've defined. तो easy तरीका है। या how do you know the presence of atoms if they do not exist independently for most of the elements? तो इसका आंसर अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि how do you know the presence of atoms if they do not exist independently? बिल्कुल सही बात है, atom is so tiny they cannot exist independently and not stable also, उनका configuration generally complete नहीं होता। So what they do, they combine with other atoms and make molecules, जैसे कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आल्सो कंबाइन टू गिव H2O। तो हाइड्रोजन का अकेला एटम, ऑक्सीजन का अकेला एटम पॉसिबल नहीं था। दे आर गिविंग मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? व्हेन टू और मोर एटम्स, either they are same atom or different atom, is going to combine together। ओके तो दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम कंबाइनिंग। तो जब ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं, चलो ठीक है एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती बट मॉलिक्यूल की होती है, दे कंबाइन टुगेदर and these are the molecules that can exist independently and we can measure it, we can see and measure the size of these molecules as well। ठीक है, तो molecule या फिर ions की form में भी they lose electron, they gain electron, they form ions, then also we can feel and know about their presence। तो मिस मत करना इस बात को। there are so many examples that I have told you, some are given as well। sulfuric acid is a molecule, कैसे बना? दो हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम ने जब कंबाइन किया, इन टोटल 7 एटम्स कंबाइन टुगेदर टू गिव दैट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा एंड बाय डिफरेंट मींस हम उसको मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वंडरफुल। Now let's see this question, how we are going to do it in 2 minutes, because in exam if you will try to write it, you will so confused and you will take so much of time, और 5 मिनट ऐसे लगा देते हो। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत जरूरी है, प्लीज इस बात को दिमाग में फीड कर लो। ऑलराइट, क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम? वेरी गुड क्वेश्चन, समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? ये कोई नई चीज नहीं है, दैट्स जस्ट कंपेयरिंग द मास ऑफ आवर एटम as compared to C12 atom, as compared to my unified mass, something that I have already told you. Relative atomic mass is my relative mass that I'm going to get after comparing the mass of my atom to my unified mass, to my unit mass, and that is 1/12 of mass of a C12 atom। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करूं, ऑक्सीजन का मास 16U है, ऑक्सीजन का रिलेटिव मास 16U है, ये क्या डिफाइन कर रहा है? दैट द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स heavier than my unified mass, than my unit mass, than my 1/12 part of a C12 atom। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने एक साथ कर लिए, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग व्हेन आई से द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। तो दोनों इंटर रिलेटेड क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस मत करना, एक एक मार्क दोनों में मिलेगा, 2 मार्क्स आराम से मेंशन होके आपको पूरा मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई पॉइंट मिस नहीं करना है, जल्दी से हम सब दो के नहीं करोगे। वंडरफुल, ऑसम ऑसम। आगे बढ़ने से पहले सारे नए स्टूडेंट्स को जिनको वेदांतु के प्लेटफॉर्म को नहीं पता, आई थॉट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई कैन टेल यू कि वेदांतु का प्लेटफॉर्म सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, खुद का प्लेटफॉर्म है विच इज वेरी मच अमेजिंग, और आप वहाँ पे सारे अमेजिंग मास्टर टीचर्स, आई होप यू थिंक सो, के साथ अटेंड कर सकते हो सारे सेशंस दैट आर गोइंग टू बी सुपर फन एंड अमेजिंग और बहुत इंटरैक्टिव होते हैं। आप सारे हाई क्विजेस, हाई लेवल क्विजेस भी अटेंड कर पाओगे। क्लास में क्या होता है, टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, यू विल अटेंड द सेशन, यू विल कम, यू विल बी एबल टू टेल कि हाँ ये बात आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन सबमिट योर डाउट्स। मास्टर टीचर्स होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं जो स्पेशली सब्जेक्ट मैटर के ही एक्सपर्ट होते हैं, आपके डाउट भी सॉल्व करते हैं। क्विज प्ले करते हैं हम लोग कि मैम ने एक टॉपिक पढ़ाया 15-20 मिनट, उसके बाद मुझे पता करना है आपको टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं, तो हम उसी पे क्विज लेते हैं ताकि इंटरैक्टिव लर्निंग हो, आप हमें बता पाओ और बहुत मजा आता है। यू सी योर नेम इन लीडर बोर्ड अगर आपने सही आंसर दिया तो, एंड कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। द बेस्ट पार्ट इज रिप्ले भी बोरिंग नहीं होगा, आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें रिवाइज करनी है या आपने गलती से कोई सेशन ही मिस कर दिया,
आप सोचोगे चलो मैं रिप्ले देख लेता हूँ सेशन का, जब आप देखोगे इट्स सो वंडरफुल कि आप उसमें भी क्विज में पार्टिसिपेट करके अपना नाम देख पाओगे। सारा कंटेंट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, डाउट सॉल्व तो होंगे ही होंगे। द बेस्ट पार्ट इज इट्स नॉट वन, इट्स नॉट टू, देयर आर 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज एज वेल व्हिच इज इंक्लूडेड एब्सोल्युटली फ्री। ये चैप्टर बेस्ड कोर्सेज है जो हर दिन कोई ना कोई कोर्स आपका चलता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेशन, मे बी 1 सेशन, मे बी स्पेशल 4 सेशन, पूरा चैप्टर रिविजन 6 सेशंस, ये सब चलते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आपको कोई भी टॉपिक ट्रबल ना कर रहा, एंड यू कैन अटेंड दोस क्लासेस फॉर फ्री with crash courses, जो कि बेस्ट अट्रैक्शन है right now because you know exams are approaching and that's the best time you can come and attend all the sessions and can revise, ताकि आप जहां पे भी हो you will definitely see a change, can have a thorough revision and can make sure कि आपका स्कोर बूस्ट हो रहा है। ठीक है, बेस्ट पार्ट पता है क्या है, एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि गेट प्रो क्लासेस, उसके बाद वो लिंक है, क्लिक करो, सीबीएसई 9th क्लास सेलेक्ट करो, और उसके बाद 2021 में एग्जाम देना ये टारगेट सेलेक्ट करो, और अनुभा मैम जो आपकी एजी मैम है, एजी मैम का कोड है एजी प्रो। प्रो ये क्लास, ये कोर्स है, तो एजी प्रो कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 1 मंथ का कोर्स 2699 का था, एजी प्रो के साथ 20% डिस्काउंट के साथ आपको 2159 में मिलेगा। और आपको पता है आप 9th क्लास में हो और मार्च तक आपको एग्जाम देने हैं, मार्च तक के कोर्स के जो प्राइस थे वो भी ड्रॉप करके 7200 हो जाएंगे। यानी कि इफ यू टेक 1 क्लास इवन एट वेदांतु फॉर 1 मंथ ट्रायल पीरियड के आओ, जो भी टॉपिक ट्रबल कर रहे हैं रिवाइज कर लो प्रॉपरली, क्रैश कोर्सेज का हिस्सा बन जाओ ताकि सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, एंड यू जस्ट हैव टू पे 11 रुपीज पर सेशन। तो बहुत अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट है आई कैन से, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल एज वेल, वेस्ट नहीं होगा। और मार्च तक के प्लान के लिए जनवरी फेब मार्च 3 मंथ्स क्रैश कोर्स रिविजन प्रॉपरली एंड ऑल द माइक्रो कोर्सेज जस्ट 12 रुपीज पर सेशन। तो आप 1 to 3 मंथ्स में चूज कर सकते हो वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, एंड आई थिंक 1 ट्रायल इज समथिंग दैट इज गिवन। तो एक बार देके देखो, आई होप यू सी के हाँ दैट्स समथिंग दैट इज गुड दैट यू डिड इट। ओके, चलो फिर बहुत अच्छी बात है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल कर सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। या लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिफाइन फॉर्मूला यूनिट मास एंड कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला यूनिट मास किसका होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला यूनिट समझा देती हूँ। फॉर्मूला यूनिट इज समथिंग दैट वी यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो लाइक आयोनिक कंपाउंड क्या होता है मैम? जो आयोन से मिलके बनता है। सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, वो क्यों बना? सोडियम नाम की एक मेटल थी, क्लोरीन नाम की एक नॉन मेटल थी, और आयोन्स आपको पता है चार्ज पार्टिकल, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज। तो सोडियम मेटल ने क्या किया, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को दूर भेज देना, और जब भी इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज था उससे दूर कर रहा था अपने को, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव चार्ज को खुद से निकाला, एक पॉजिटिव हो गया। क्लोरीन को जरूरत थी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ जुड़ गया कि मैं जुड़ जाता हूँ, लेट्स कंबाइन एंड वील जस्ट यू कैन ट्रांसफर योर इलेक्ट्रॉन टू मी। ये है आयोनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ऑपोजिट आयोन्स, इनके बीच में बहुत अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? मास ऑफ दीज फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट इज द सिंपलेस्ट यूनिट दैट इज डिफाइनिंग माय एंटायर आयोनिक कंपाउंड। तो जब आप सोडियम क्लोराइड देखते हो ना, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, बट एक्चुअल में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऑपोजिट आयोन्स कीप्स ऑन रिपीटिंग, और ऐसे पूरा स्ट्रक्चर क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर वो बनाते रहते हैं। ठीक है, चलता रहता है। अब इतना तो सब बार बार कौन लिखेगा, राइट? जो चलता रहेगा। तो शॉर्ट में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूनिट से उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये वो सिंपलेस्ट यूनिट है जो सारे आपके फॉर्मूला मास को डिफाइन कर रही है। ठीक है, और इसके मास को फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। बट कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इसके मास को निकालना इज वेरी इजी। इसके मास को आप कैसे निकालोगे? इसके मास को निकालने के लिए बस आपको इन एटम्स के मास को ऐड करना है। तो लाइक मैम चार्ज है तो हम एटम के मास को क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक ऐड किया, इलेक्ट्रॉन का मास इज लाइक नेग्लिजिबल। अगर वो निकल भी जाएगा और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो जाएगा तो इट्स नॉट लाइक अ बिग डील, है ना, बहुत बड़ी डील नहीं हुई। तो हम एटम के मास को भी ऐड करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालोगे? जस्ट बाय एडिंग द मास ऑफ एटम्स व्हाटएवर इज गिवन। सोडियम क्लोराइड का मास कैसे निकालोगे? सोडियम और क्लोरीन के एटम के मास को ऐड कर दो।
सोडियम का मास था 23, क्लोरीन का था 35.5, ऐड करो इट्स 58.5। यू लगाना मत भूलना, रिलेटिव मास है, यूनिफाइड मास है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट, एटॉमिक मास को ऐड करके। आई होप सब समझ में आ गया होगा, डिफिकल्ट नहीं था, राइट? मैम ने पहले भी कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मुझे अभी बता दो, ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ूंगी, कौन से लॉ के बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, when 6 gram of carbon is burning with 16 gram of oxygen। मैंने कार्बन लिया, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट। क्यों जलाना क्यों जरूरी है? ताकि एनर्जी मिले, ठीक है। कोल को हम बर्न करते हैं ना, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना था। मैम ये क्या लिख रही है, इसको एक केमिकल इक्वेशन में लिख रही है। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, सब्सटेंस आर गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर एंड गिव अ न्यू सब्सटेंस, उसको केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं, क्योंकि वो केमिकल चेंज को डिपिक्ट कर रहा है। जब ये कंबाइन करता है, मुझे 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, दैट्स वेरी इजी, मुझे दिख भी रहा है। आई होप अभी क्लियर हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाटएवर इज गोइंग टू ऐड, और उसका जितना भी मास होगा, फाइनल सब्सटेंस का मास उतना ही होना चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास हमेशा सेम होना चाहिए। वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। उसके साथ एक और चीज फॉलो करती है, whenever you have to make a compound, these elements are going to add in a fixed proportion of their mass। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब ये फिक्स प्रोपोर्शन, सिंपल प्रोपोर्शन ऑफ मास में ऐड करते हैं, देन यू गेट द सब्सटेंस। सिंपल क्या हो गया इसका, 3 इंटू, इसको 2 से करोगे 8, 3:8 is the simplest ratio in which carbon and oxygen is going to combine to give CO2। अब यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। कह रहा है 6 ग्राम 16 से कंबाइन करेगा, 22 ग्राम ऑक्सीजन देगा। अगर 12 ग्राम है कार्बन, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए टू गिव अस, आई मीन 12 gram of carbon is burnt in 32 gram of oxygen, which law of chemical combination will govern your answer। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट स्टेप में देखा, दूसरे में हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी दे रहे हैं। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, बिल्कुल बता देते हैं, when 12 gram of carbon is burnt in 32 gram of oxygen। तो यहां से देखो 6 ग्राम को 16 ग्राम, अगर मैं 12 लिखूं, मैं सिंपल शो करूंगी, 6 ग्राम ऑफ कार्बन will give 22 gram carbon dioxide and 12 gram of carbon will give 22 upon 6 into 12। ये कैंसिल हो जाएगा, 22 into 2 44 ग्राम, 44 ग्राम CO2। सिंपल था कि नहीं था बताओ? पर ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, व्हेन यू हैव टू मेक अ कंपाउंड यू विल गो फॉर दैट रेशियो जिसमें वो कंबाइन हुआ है, ठीक है। तो समझ में आया, मुश्किल तो नहीं था। वंडरफुल वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो 3 नंबर का है, अगर आपने सही किया तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो, मैं वो भी बता देती हूँ। राइट, 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड मॉलिक्यूल, आप टैबुलर फॉर्म में करोगे जब डिफरेंस पूछा जाता है। एटम लिखो, मॉलिक्यूल लिखो, 3 पॉइंट्स लिखो एंड एग्जांपल दो, इतना करोगे पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है, या किसी भी तरीके से फ्रेम करें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सारी बातें आप भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। जब कोई एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, तो एटम इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं बोल रही हूँ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो कार्बन किससे मिलके बना है? कार्बन एटम से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम से। सो जब भी कोई एलिमेंट लेते हैं, एटम इज समथिंग दैट्स द सिंपलेस्ट पार्ट दैट इज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दे हैव टू कंबाइन। और मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या तो किसी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है। एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिल्कुल होती है, प्लीज इस बात को याद रखना। इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म इज समथिंग दैट्स मोर स्टेबल, इसीलिए एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज एटम इज नॉट वेरी मच स्टेबल, दे हैव टू कंप्लीट देयर वैलेंसी, और उसको करने के लिए दे कंबाइन विद द अदर एटम्स एंड गिव यू मॉलिक्यूल मोस्टली, या फिर आयोन्स। बट अभी हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है। Molecule is usually stable by itself and that's how the molecule is being formed, इसीलिए हम बनाते हैं molecule को। फिर जब atom combine करते हैं in a different composition, हमें different property के molecule मिलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, अगर O2 के फॉर्म में कंबाइन कर रहा है, O3 के फॉर्म में, उनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग आएगी। तो एटम कैन कंबाइन एट टाइम्स इन अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज आल्सो गोइंग टू कम। और मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक सिमिलर काइंड ऑफ
मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता रहता है और प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं करती, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। जस्ट लाइक H2O keeps on repeating and will give you compound। ठीक है, यस, एटम बार बार एलिमेंट एटम बार बार रिपीट होके देता है एलिमेंट। ठीक है, एटम का साइज इज वेरी स्मॉल, हाइड्रोजन इज समथिंग सिंपलेस्ट एटम है जिसका साइज इज अराउंड 375 नैनोमीटर, समथिंग लाइक दिस, यू कैन चेक इट आउट एज वेल। ठीक है, तो एक कुछ है, फिर उसके बाद एग्जांपल दे दो, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड ऑल। मॉलिक्यूल के एग्जांपल दे दो वेयर 2 और मोर एटम्स आर गोइंग टू कंबाइन, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे हो सकते हैं, हम कुछ उठा लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हो। क्वेश्चन है व्हाट इज एटॉमिसिटी, व्हाट्स द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये एक्सप्लेन करो, 1 नंबर 1 1 और आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। एटॉमिसिटी होती क्या, नाम से पता चल रहा है, समथिंग दैट्स रिलेटेड टू एटम्स। So what is atomicity? The number of atoms that is going to combine together to give a particular molecule. या अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। व्हाट इज एटॉमिसिटी हियर, 2, यानी कि वो डाई एटॉमिक है। डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम। डाई एटॉमिक है मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टू गिव अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं, दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4, काइट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्वाइट फनी, बट केमिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग एज वेल एज यू कैन से अ बिट फनी। I don't think so. Everyone will agree with me. Yeah, please do let me know. नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है ऐसे। तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 4। और एटॉमिसिटी को डिफाइन करने का एक और तरीका, I'll say टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा मतलब 4। ठीक है, मैं इसको क्या बोलूंगी, टेट्रा एटॉमिक। और नाइट्रोजन है डाई एटॉमिक। एटॉमिसिटी कितनी होगी, मतलब 2। क्लियर है, अगर 2 से ज्यादा एटॉमिसिटी होती है, समटाइम वी यूज अ वर्ड पॉली एटॉमिक ऑल्सो। पॉली का मतलब है मेनी, तो पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हो, बट दैट्स मोर प्रिसाइज, और प्रिसाइज हम यूज करेंगे इफ पॉसिबल। या ओके, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज सॉल्व करने में हेल्प करो मेरी। कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में जब आप प्रॉपर्ली इलाबोरेट करोगे विद रीडिंग, यू विल टेक 4 to 5 मिनट्स। हम कोशिश करेंगे इसको 3 मिनट्स में खत्म कर दें। क्या क्या लिखना है ये बिल्कुल मिस मत करना। State the law of conservation of mass, something that I already told you. Law of conservation of mass states that atom can neither be created nor be destroyed. That means in a chemical reaction, the number of atoms that is there in the reactant side must be equal to number of atoms in the product side. Because if atoms will be equal, mass will be equal on both the sides. That is law of conservation of mass. Mass is conserved. Mass remains same on both the sides. So ये बात मिस नहीं करना। और वो कह रहे चलो ठीक है, स्टेटमेंट तो क्लियर है, बस क्या आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही तो चाहिए हमें। एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ, और ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल आपको करना है, बहुत सारे, कोई भी उठाओ जो भी आपको इजी लगे। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें लिखा है बेरियम क्लोराइड। नाम लिखना मत भूलना, आप इक्वेशन दिखाओ ना दिखाओ, क्योंकि इक्वेशन हमें भी पता है, 9th क्लास के बच्चे को इतना क्लियर नहीं होता, दो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेक फॉर्मूला एज वेल। बेरियम क्लोराइड, बी इज बेरियम, Cl क्लोराइड, combined with sodium Na, sodium na is your sodium sulfate, सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन करके बेरियम इज लाइक मैनी, क्लोरीन बहुत हो गया। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोरीन के क्लोराइड के सोल्यूशन को जब ऐसे दोनों को मिक्स करते हो तो वेरी लाइक क्लोरीन की तरह बहुत हुआ। आई एम गोइंग एंड नाउ कंबाइन विद सल्फेट, ओके, आई गॉट अ न्यू डिफरेंट काइंड ऑफ आयन एज वेल। Sodium is like, I'm pretty happy to, I'm getting chlorine. So they are just exchanging their position. ठीक है, just what is this law of conservation of mass? Atoms is just rearranging themselves. तो मिला मुझे बेरियम सल्फेट and apart from that sodium chloride. ठीक है, सोडियम क्लोराइड। एंड इसकी ब्यूटी क्या है, द मास दैट इज टेकन इन द वेरी स्टार्टिंग इज द वन, आप इनको ऐड करो, मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बेरियम के एक एटम का मास था 137 पॉइंट समथिंग, क्लोरीन का एक का 35.5, तो दो को ऐड करो 71 कुछ, ये टोटल एक बेरियम क्लोराइड का मास आता है 208.5। सोडियम सल्फेट के दो एटम ऑफ सोडियम और सल्फेट के मास को ऐड करोगे 142, और ऐसे आपने किया
तो अब इन दोनों मार्क्स को जब आप ऐड करोगे तो देखना, मुझे बिल्कुल बताना कितना आता है, और जो प्रोडक्ट है इन दोनों का मार्क्स ऐड करोगे वो जितना है वो यहाँ लिखना, और देखना इफ नंबर आई मीन द मास इज इक्वल ऑन बोथ द साइड, दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। तो कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट, आई विल वेट फॉर इट, कि वो क्या मास है और क्या इक्वल है कि नहीं, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। यू आर फ्री टू टेल मी सम मोर एग्जांपल एज वेल, आई विल वेट फॉर यू, कि हाँ अगले जो भी एग्जांपल है आप मुझे बता दो, ठीक है। तो आज की क्लास में ये सारे टॉपिक हमने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़े, आई होप समझ में आ गया होगा, एंड आई होप यू शेयर योर ढेर सारा लव ऑन योर एजी मैम, अनुभा मैम, एंड ऑन दिस चैनल बाय हिटिंग द लाइक बटन, बहुत जरूरी है, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ताकि आप कोई वीडियो, सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखते रहो, मिस भी ना करो, एंड शेयर करना तो बनता है, ठीक है। आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, अगली क्लास में मैं सेम तरीके से कुछ बच्चों के होमवर्क आपको हाईलाइट करूंगी, हु आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, सब कर रहे हैं, लाइक सम हु आर गिविंग वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सब इतना ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स मुझे बता देना, ठीक है। आई वेट फॉर 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। तो आज का सेशन पूरा हुआ स्टूडेंट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल सेशन नंबर 1। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। अभी से रिमाइंडर लगा लो, 23 जैन को आएगा 8 PM पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 2, और 17 जैन को मैम ने इससे पहले वाला सेशन लिया था अबाउट इज मैटर राउंड दिस प्योर 2, ठीक है। तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल मत मिस करना। और आपको पता है वेदांतु का सब्सक्रिप्शन कैसा लेना है फॉर ऑल द अमेजिंग क्लासेस विद क्विज एंड ऑल, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट प्रो क्लास। क्लिक करो, CBSE 9th क्लास सेलेक्ट करो, 2021 में एग्जाम दोगे, टारगेट सेलेक्ट करो और AG प्रो कोड लगा दो to give 20 to 31% discount. 1 month के लिए course price drop to 2159 after this code, और 3 months almost मार्च तक, क्योंकि आपकी एग्जाम, इसका प्राइस भी ड्रॉप हो गया to 7200. Now you just have to pay 11 to 12 rupees per session, which is a very good investment to have. वो good क्यों है? क्योंकि you are making sure that you are in a right path and this is something that's helping you to do better. तो क्यों ना करो, ठीक है, क्योंकि रिविजन तो सबको चाहिए होता है। Yeah, so I think you got everything, students. I hope you have already subscribed to this channel. You can reach out to me. This is my email ID, anubha.gaur@vedantu.com. Thank you so much, my lovely students, to be here. That was like really fun to have you all. तो stay tuned, my बच्चा लोग, मैम जल्दी आएगी अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए wait for it. Take care. Bye bye. Hasta la vista.